आई प्रीफर मल्टी कैप बिकॉज उसमें तो डिसिप्लिन बेसिस पे 25% ये तीनों स्पेसिस में जा रहा है एंड देन फंड मैनेजमेंट फोर्स टू चूज द बेस्ट. सो इफ यू आस्क मी, पर्सनल प्रेफरेंस है ये. दोनों में से अगर मैं कुछ इफ आई हैव टू पिक कि नहीं दोनों अच्छा है लेकिन एक ही आपको पिक करना चाहिए तो मैं मल्टी कैप पिक करूंगा. मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बेयर मार्केट में ना इट इज प्रोबेबली द मोस्ट मतलब सुपर कॉन्फिडेंट टाइम यू शुड हैव दैट कि बॉस ठीक है नेक्स्ट 6 महीने में शायद. एंड बार्गेन हंटिंग मत कीजिए. अरे मार्केट गिरी है 10%, अभी मेरे नेबर ने बोला उसने सुना है कि और 10% गिरेगा, फिर कुछ दूसरा हेडलाइन नेक्स्ट मॉर्निंग. ये सब सुनिए. यू डोंट ट्राई टू बाय इट एट द एब्सोल्यूट बॉटम. आपकी एसआईपी की जो गोल्स की जो रिक्वायरमेंट थी जब वो हो रही है तो आप यू यूज इट. बट इक्वली आप एसआईपी को इज इट कीपिंग पेस विथ योर ओन अर्निंग? बिकॉज आपकी गोल्स भी चेंज हो रही है ना. उनको लगता है कि इक्विटी सिर्फ एक ही मतलब वो स्टेयरकेस सिर्फ ऊपर जाता है, लेकिन याद रखिए कि जो स्टेयरकेस आप यूज करते हो ऊपर जाने के लिए वही स्टेयरकेस से आप नीचे भी आ सकते हो. राइट? स्टेयरकेस वैसा वन वे स्टेयरकेस अभी तक बना नहीं है लाइफ में. राइट? हर एलिवेटर एस्केलेटर जो है, एस्केलेटर में भी देयर इज अ सेपरेट एस्केलेटर टू कम डाउन, बट देयर इज वन. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. और आज हमारे साथ वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. आज हमारे साथ है मिस्टर एंथनी हरेडिया, हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट महिंद्रा मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज बीन इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री फॉर क्लोज टू 3 decades. Currently, he holds the esteemed position of vice chairman at Amphi. Throughout his career, he has excelled in various leadership roles such as managing director at Morgan Stanley Investment Management and CEO and whole-time director at Baroda Asset Management India Limited. Mr. Haradia has also worked in senior roles at Aditya Birla Sun Life and HSBC. He has a very strong understanding of sales, marketing and investment domains within the business. Hello everyone, welcome back to म्यूचुअल फंड की बात. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन दिस वीक. तो आज जो है हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पीकर को लेके आए हैं जो पहली बार हमारे शो पे आ रहे हैं. टुडे वी हैव विद अस मिस्टर एंथनी हरेडिया, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड. एंथनी जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे. यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वेलकम टू म्यूचुअल फंड की बात. थैंक यू नम्रता, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. सो आई होप कि कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग रहेंगे आपके निवेशकों के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. सो आज हमने बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, मोस्टली अराउंड हमें क्या करना चाहिए जब हम देखते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड्स में हमारे रिटर्न्स कम हो रहे हैं या मार्केट्स थोड़ी वॉलेटाइल है. सो लेट मी आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमने ये देखा है कि पिछले 6 महीनों में इक्विटी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रही हैं. इक्विटी फंड्स ने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है एंड ऑफ कोर्स रीसेंट इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से भी हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें ये बताइए एंथनी जी कि एक जो ऐसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है और उसने शायद पहली बार एक करेक्शन देखा है अपने पोर्टफोलियो में, उसको क्या करना चाहिए? तो नम्रता जी, एक्चुअली अगर आप इफ यू गो बाय द ग्रे हेयर, ठीक है, मैं 30 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड ऑनेस्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो नए इन्वेस्टर्स है पिछले 6 महीने जिसने इन्वेस्ट किया है दे आर अनलकी क्योंकि उनको वॉलेटिलिटी दिख रही है. फ्रैंकली हर 30 इयर्स में हर 1-2 साल में वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो मेरे राय में couple of one, no need to panic because like I said, और यह एक इंग्लिश सेइंग है ना, in order for something to go up it will first go down at times. मैं एक उदाहरण देता हूँ. पिछले 3 महीने में अगर मैं आप रोज का निफ्टी का रिटर्न देखूंगा तो लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी इज अप 10%, बट इन द लास्ट 50 ट्रेडिंग डेज ऐसा नहीं है कि मार्केट हैज बीन अप every day for the 12%. Market has probably been up 25 days and market has been down 20 days. So point क्या है कि ये volatility जो है it's a part of investing. Maybe last 6 months में ट्रम्प जी की वजह से या इंडो पाक का जो सिचुएशन थी it is higher than normal but it is not unusual. तो मैं निवेशकों को जो फर्स्ट टाइम स्पेशली है biggest thing they have done in life is to start investing. And अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रखेंगे ना तो कोई volatility आपको कुछ नहीं कर सकते. That would be my simple advice. ओके. हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों से पोस्ट कोविड वी सॉ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिड
कैप्स में इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया, सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्ट किया, राइट, थीमेटिक फंड्स, एंड एवरीवन वाज वेरी गंगो अबाउट दीज कैटेगरीज, एंड देन कम्स द करेक्शन और सडनली हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं। एंड अभी वही इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि जब मार्केट करेक्शन हो रही होती है तो हमें किन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। एंड आई डू बिलीव कि जब वॉलेटिलिटी होती है तो वो थोड़ा फियर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अभी हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए इन व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जब इक्विटी फंड्स गिर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। या सो नम्रता जी, मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर दूंगा कि मैंने देखा है कि इन्वेस्टर को अनफॉर्चुनेटली ये चीजों में, वेदर इट इज फॉर नीड फॉर एक्साइटमेंट और व्हाटएवर, वो तरह तरह के सेक्टर फंड लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड लिया, फिर परसों हेल्थ केयर लिया, फिर डिफेंस लिया। इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो? आप एक डिवर्सिफाइड फंड क्रिएट कर रहे हो। तो मेरे पॉइंट सिंपल है कि 70% और 80% ऑफ एनी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, आप चाहे वो आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, आप फर्स्ट टाइम हो, जो भी हो, एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स की कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें हर सेक्टर होगा, उसमें हर कैप होगा, और उसमें क्या है ना, आपका नींद रात को सही आएगा। आप अगर हमेशा ये सोचते होगे कि मैं ट्राई करूंगा कि कैसे मैं इस सेक्टर को जल्दी स्पॉट करूंगा या जो भी है, तो मुझे हिसाब से इवेंचुअली आपका रिटर्न सब ऑप्टिमल होता है। तो मेरी सिंपल एडवाइस है कि आगे, क्योंकि आपका लास्ट 6 मंथ्स एक्सपीरियंस ये कहता नहीं, हमेशा आपको हमेशा फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप आपका कोर रहना चाहिए। ये सेक्टोरल थीमेटिक में आप घुसिए मत बियॉन्ड द पॉइंट। 20% तक एक्साइटमेंट रखिए, 80% आप कोर मल्टी कैप फ्लेक्सी फंड कीजिए। Okay. So when you talk about flexi cap funds and multi cap funds, we know कि you've always believed कि flexi cap funds या multi cap funds में invest करना चाहिए. But between the two categories, Anthony जी, which one do you think is better? Flexi cap या multi cap? Because eventually दोनों हमें पूरे market का exposure दे रहे हैं. तो अगर मुझे एक category pick करनी है तो कौन सी होनी चाहिए? So I would instinctively मैं बोलूँगा multi cap, and I'll tell you reason why. क्योंकि क्या है ना, हमें लगता है कि जो इंडिया का जो स्टोरी है, लॉन्ग टर्म स्टोरी, इसमें से there are some sectors and some possibilities जो normally large cap space में आ जाएंगे, लेकिन there are so many new incredible opportunities जो companies will start small, right? अभी मैं एक example देता हूँ. Some of the largest banking and financial services opportunities large cap होती है, right? For example, टेक्नोलॉजी की बात करें तो most of the large IT services are large cap. लेकिन हम अगर renewables की space करें, EV की space देखें, तो वो small cap या mid cap में आएगा. तो I prefer multi cap because उसमें तो discipline basis पे 25% ईच तीनों स्पेसेस में जा रहा है, एंड देन फंड मैनेजमेंट फोर्स टू चूज द बेस्ट. सो इफ यू आस्क मी, पर्सनल प्रेफरेंस है ये दोनों में से. अगर मैं कुछ, इफ आई हैव टू पिक कि नहीं दोनों अच्छा है लेकिन एक ही आपको पिक करना चाहिए, तो मैं मल्टी कैप पिक करूंगा, थिंकिंग फ्रॉम नेक्स्ट 7-10 years पीरियड. Okay. Wonderful. So, when we talk about different categories, we talk about different mutual funds. जब हम select भी करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं. If I have to select a mutual fund, I look at इसके returns कितने हैं, I look at different ratios, and there's so many aspects. But मुझे लगता है एंथनी जी, in the last 20 years of investing now, कि शायद emotions भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं when we are selecting funds. And हमारी जो पूरी investment journey होती है, it's very emotional. क्योंकि अगर हम अपना खुद का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो we are very emotional with our own money. शायद हम दूसरों के पैसे के साथ लॉजिकल होंगे, राइट? सो यू प्लीज टेल अस, आप इतने साल से इन्वेस्ट करें, आपने इतने इन्वेस्टर्स से आप मिले होंगे, तो प्लीज टेल अस कि इमोशंस क्या, व्हाट रोल डू दे प्ले इन दिस होल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? नम्रता जी, मेरे हिसाब से इफेक्टिवली एक ही रोल है इन्वेस्टिंग का सक्सेस में, वो इमोशनल कंट्रोल है. बाकी सब तो इज एक्चुअली वो सब मीन में टेंड होता है. सो द पॉइंट यू आर रेजिंग, इन द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20-30 years, इवन आई एम वेरी वेरी क्लियर कि अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉइज, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू वॉलेटिलिटी, ये सब इमोशनल कंट्रोल की चीजें हैं. ये इंटेलिजेंस, इनफैक्ट मेरा एक काफी सालों से मेरा एक स्टैंडर्ड कोट रहता है कि इन्वेस्टिंग सक्सेस के लिए आपको EQ चाहिए, IQ नहीं. इतना ज्यादा आप IQ डालोगे ना, उतना हानिकारक है आपकी पोर्टफोलियो के लिए. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है. फॉर्चुनेटली मेरा IQ थोड़ा कम है वैसे भी, सो आई थिंक दैट हेल्प्स मी मेक अ बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बट ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग सक्सेस तो काफी सिंपल चीज है, लेकिन वो सिंप्लिसिटी बहुत कॉम्प्लेक्स भी है. क्योंकि टू स्टे डिसिप्लिन, स्टे लॉन्ग टर्म, स्टार्ट अर्ली, नॉट स्पेंड मनी, सेव, ये सब चीजें सब बिहेवियरल चीजें हैं. ये देखिए, आप कितने, आप 8 फंड्स 9 फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, बियॉन्ड द पॉइंट यू विल गेट ब्रॉड रिटर्न. सक्सेस इन इन्वेस्टिंग कम्स फ्रॉम विद इन. हम ये सोचते कि हम डिसाइड करेंगे कि बाहर के फंड मैनेजर कौन अच्छा है या कौन सी
कैटेगरी अच्छा है, बट द रियलिटी इज द बिगेस्ट मनी इज मेड बाय द इन्वेस्टर देमसेल्व्स, मतलब आप, एंड दैट इज इमोशनल कंट्रोल. सो आई डोंट इवन थिंक दैट इमोशन हैज अ रोल टू प्ले. आई बिलीव इमोशंस हैज द बिगेस्ट रोल टू प्ले. Okay, but then how do we control those emotions? I mean, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? You know, so when we say कि we should control our emotions, it basically means कि शायद हमें थोड़ा logically अपनी investments को देखना चाहिए. Would that be right to say कि ideally logically देखना चाहिए? अब हम कर पाते नहीं कर पाते वो अलग बात है. तो सॉरी, इन लाइटर वेन में आप फिर इन्वेस्टर को सबको प्राणायाम सीखना चाहिए, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप, राइट? कि आप एक डीप ब्रेथ ले लीजिए. समटाइम्स टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड पॉजिंग एंड बिकमिंग काम हेल्प्स यू मेक अ बेटर डिसीजन. बट I'll put it this way, मतलब मेरा, see, there are roles of advisors, there are roles of many people, but eventually आपको अगर emotional control लाना है ना, तो you have to increase your level of knowledge as investor. See, there are only one or two professions मेरे हिसाब से in life जो आपको खुद का knowledge बढ़ाना नहीं है. अगर आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास आप खुद गूगल पढ़ के आप नहीं बताते हो कि सर डॉक्टर मेरे को ये बीमारी है और मेरे राय में ये दवाई आपको देना चाहिए. लेकिन अगर आप को फॉर एग्जाम्पल कॉफ एंड कोल्ड है, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ना कि बॉस क्या हो सकता है. तो आई वुड से हर इन्वेस्टर को अगर आप ये थोड़ा सा आप खुद पे आप लर्निंग कीजिए, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी मिस्टेक से आप याद रखिए, तो उसमें ही आपका इमोशनल कंट्रोल विल कम. देखिए, इमोशनल कंट्रोल इट इज नॉट वायर्ड इन डीएनए, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. यू वुड हैव सीन दिस बिफोर कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल नम्रता. अगर लास्ट 6 महीने की वॉलेटिलिटी की आपने बात की, राइट, अभी मैं सोचता हूँ कि मुझे याद है वो मार्च 2020 कोविड का टाइम, और मैं बोल रहा हूँ उस समय से तो ये तो बहुत आसान चीज है, मतलब ये क्या है 10% 15%, राइट? बट वो कोविड पे ऑनेस्टली मेरा रिएक्शन थोड़ा परफेक्ट नहीं था when I look back. So it's an experience, right? And the question is, do you learn from experience? When you learn from experience and you honor experience, आपका emotional control will improve. And beyond a point, अगर मैं एक advice दूँ कोई investor को, ये perfect चीज तो है नहीं. ऐसा मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि मेरा emotional maturity amazing है. आज की तारीख में 30 साल of grey head investing, I still get carried away. I still overthink market. मैं भी करता हूँ. तो but I am just saying these things are very important to make money in markets, keeping control of basics. I think that's wonderful. As long as I think you stick to basics, as long as you keep it simple, I think a lot of investors would do well. Okay, cool. So you know, since अभी आपने बोला एंथनी जी कि आप पिछले 30 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, so help us understand कि आप पर्सनली वो क्या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो फॉलो करते हैं, स्पेशली इन बेयर मार्केट्स, क्योंकि आपने काफी साइकिल्स देखी है इन द लास्ट 30 years. You've seen the global financial crisis, you've seen crude oil crisis, you've seen COVID, you've seen the recent volatility. So help us understand कि आपके perspective से वो क्या investment strategies आपने follow करी हैं which has benefited you. Like I said in the earlier question as well, experience, and those experiences have been bad experiences. मतलब मेरे को 2 साल के बाद मुझे realize हुआ यार मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया, right? So frankly today मेरा अगर मार्केट बेयर फेज में जाता हो ना, मेरा कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट बहुत हाई है, बिकॉज आई मेड इनफ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन द पास्ट एंड एरर ऑफ, मतलब सो अनलाइक मेनी अदर पीपल, अगर मार्केट गिरती है तो आई एम इजिली वन ऑफ द पीपल हु इन्वेस्ट मोर मनी. मुझे पता है कि बॉस 5 साल 6 साल के बाद पैसा बन जाता है ऐसे मॉल में आप जब इन्वेस्ट करते हो. वॉट आई एम स्टिल लर्निंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू इज साइजिंग द बेट. मतलब अभी मेरा इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन अभी मेरा रिग्रेट, आई विल गिव एन एग्जांपल. हमारे खुद की एक एनएफओ थी वैल्यू फंड की in the month of February, right? And I invested a lot in that fund because personally, because and in fact मैंने ट्वीट भी किया था कि जो फंड डिफिकल्ट है बेचने के लिए, नॉर्मली वो फंड रिटर्न अच्छा देता है, बिकॉज टिपिकली व्हेन यू आर हैविंग टफ टाइम कन्विंसिंग पीपल. एंड 2 महीने के बाद थिंग्स हैव ऑब्वियसली टर्न वेल बिकॉज मार्केट्स हैव डन वेल, राइट? आई मीन फॉरगेट फंड. मेरा पहला रिग्रेट, अरे यार मुझे ज्यादा करना चाहिए था, बट आई एम सेइंग इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बेयर मार्केट में ना, इट इज प्रोबेबली दी मोस्ट, मतलब सुपर कॉन्फिडेंट टाइम यू शुड हैव दैट कि बॉस ठीक है नेक्स्ट 6 महीने में शायद. एंड बार्गेन हंटिंग मत कीजिए. अरे मार्केट गिरी है 10%, अभी मेरे नेबर ने बोला उसने सुना है कि और 10% गिरेगा, फिर कुछ दूसरा हेडलाइन नेक्स्ट मॉर्निंग, ये सब सुनिए. यू नो, यू डोंट ट्राई टू बाय इट एट द एब्सोल्यूट बॉटम. उसमें पैसा बनता नहीं, आप कभी जिंदगी में नहीं करोगे. अगर आपको लगता है मार्केट बेयर फेज 10-15% करेक्शन आपके हाथ में है तो आप डालिए पैसा. अगर वैल्यूएशन आपके हद
हाथ में है तो आप डालिए पैसा, आप सोचिए मत। दैट वुड बी माई सिंपल एडवाइस विच आई हैव लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। मेरा अगर जो भी वेल्थ होगा आज के तारीख में, 80% ऑफ दैट वेल्थ हैज बीन मेड बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आई मेड इन बेयर मार्केट्स, टू बी ऑनेस्ट विद यू। So is there any other investing strategy? One is of course कि definitely और पैसा invest करिए जब market correction हो रहा होता है. But apart from that, ऐसा कोई specific investment strategy आपने follow किया है? Like maybe in terms of categories of funds or anything like that? No, categories of funds मैंने पहले भी कहा था. I've kept it very simple. Number 2, I keep it quite narrow. मतलब 15 फंड हाउस का 45 फंड लेके कोई there's no point. So I have never owned more than 10 to 12 funds at a point in time, mostly flexi cap, multi cap kind of categories. That's the simple advice. See, style, नम्रता, मैं एक चीज बोलता हूँ, there is no recorded history in market investing कि ये स्टाइल बेटर है, चाहे वो वैल्यू स्टाइल हो या ग्रोथ स्टाइल है। मेरे हिसाब से कोई भी फंड मैनेजर एक स्टाइल कंसिस्टेंटली वो स्टाइल को अडॉप्ट करे, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रहे तो पैसा बनता है। सो आई एम नॉट टू वरीड कि कितना वैल्यू स्टाइल में है, कितना ग्रोथ स्टाइल में। मेरा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है बॉस, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट वेरी क्लियरली एंड बियॉन्ड अ पॉइंट ये जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो हर सेक्टर में आने वाली है, वो हर कैपिटलाइजेशन में आनी है। सो वेरी सिंपली आई चूज 6 or 7 फंड हाउसेस मोर ऑफन देन नॉट। मेरा तो थोड़ा सा एक चीट कोड है, जहाँ में मैं काम करता हूँ उससे ज़्यादा पैसा वहाँ जाता है, बिकॉज इट जस्ट समथिंग, वो कंफर्ट रहता है ना, इट्स वेयर आई कम एवरी डे टू वर्क, आई हैव अ लार्जर डिग्री ऑफ पर्सनल कंफर्ट। बट फॉर एनी अदर इन्वेस्टर मेरा राय यही होगा कि 4, 5, 6 फंड हाउस, 10, 12 फंड बहुत है। और कुछ अगर एक्साइटमेंट के लिए आप और 40 फंड ले लीजिए, 20% of portfolio, but 80% of portfolio should be very focused on these funds. Okay, fair enough. Okay, so Anthony ji, let me ask you this question around SIP, and I think बहुत सारे investors अब समझते हैं कि SIP is a great way of investing, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अप्रैल में there was almost 300% surge in the SIP stoppage ratio, right? So I think अभी भी निवेशक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर मार्केट करेक्शन हो रहा है तो हमें अपने SIPs को नहीं रोकना चाहिए। सो यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वो क्या सही रीजंस होने चाहिए फॉर अस टू स्टॉप आवर SIP। तो अगर मुझे मेरा SIP रोकना ही है तो वो क्या रीजंस होने चाहिए जिसकी वजह से मैं अपने SIP को रोकूं? नम्रता जी, पहले इफ यू परमिट मी, मैं थोड़ा सा एक क्लैरिटी दे दूं वो 300%, बिकॉज आई ऑल्सो प्ले अ रोल इन एम्फी, सो आई एम क्वाइट इन्वॉल्व। ये तो थोड़ा आपके दर्शकों को थोड़ा, दे शुड नॉट वंडर कि अरे यार मैंने तो बंद नहीं किया, ये 300% लोग, ये वन टाइम एक्सरसाइज था, बिकॉज कुछ चेंज था रेगुलेशंस में कि जो लेगेसी वाले थे जिसका इंस्टॉलमेंट 6 महीने या 1 साल से नहीं हुआ था, वो वन टाइम था, इसलिए वो 300% दिखता है। नॉर्मली दैट नंबर इज क्लोजर टू 80-90% टू 120%, सो दैट इज जस्ट वन क्विक क्लैरिफिकेशन। व्हेन शुड यू स्टॉप योर SIP? वन, व्हेन ब्रॉडली सम गोल्स हैव बीन रीच्ड। सी, आई एम अ बिग एडवोकेटर कि हम इन्वेस्टमेंट वाले, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की क्यों बात करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल के लिए करते हो तो प्लीज गो एंड एंजॉय दैट हॉलिडे ना, प्लीज गो एंड स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी कि बच्चे का हायर एजुकेशन में बढ़िया कॉलेज में उनको एडमिशन मिला है तो पैसा निकाल के कर दीजिए। सो इफ गोल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेट, उसके लिए आपने SIP चालू किया, सो ऑल बाय ऑल मीन्स आप वहां से रिडीम करिए, आप बंद कीजिए। सेकेंड, एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स ने थोड़ा ज्यादा ही लास्ट 2-3 साल में स्मॉल और मिड कैप में SIP खोल के बैठी है। सो इन दैट सेंस इफ यू हैव टू रीएडजस्ट कि थोड़ा सा स्मॉल कैप की जो SIPs है उस पे थोड़ा यू मे बी नीडिंग टू स्टॉप इट और लोअर द अमाउंट एंड पुट अ लिटिल मोर मनी इन द फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप काइंड ऑफ SIPs. That's what I would indicate. Last, कभी कभार, see, nothing in life is predictable. Interest rates are going up, suddenly EMI pinches. You may need to drop some SIP, right? So those are the, if there is a logical reason, by all means do it. ऐसा देर इज नो सच थिंग कि नहीं SIP आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड अगर आप बंद करोगे तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट, जो SIP इंस्टॉलमेंट आपने कर दिया उसको आप 5-10 साल तक के रखिए। द लेंथ ऑफ द SIP इज नॉट इंपॉर्टेंट, द लेंथ ऑफ द SIP इंस्टॉलमेंट दैट हैज गॉन इन, उसमें पैसा बनेगा। दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स शुड रिमेंबर। एंड अगर आपके गोल के लिए आपको चाहिए तो यू हैव टू यूज इट, नो, देन अदरवाइज नहीं तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट मनी? I completely agree कि या तो जब financial goals achieve हो रहे हैं, I think that's a brilliant time. But do you think, Anthony जी, just adding on to what you said, क्या हमें अपना investment, अगर हम एक financial goal के लिए invest कर रहे हैं, financial goal achieve होने के साल तक रखना चाहिए, or should we exit 1 or 2 years or few years before we achieve the financial goal? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि
मान लीजिए 2020 में गोल अचीव हो रहा है लेकिन कोविड हो गया, मार्केट्स गिर गए, रिटर्न्स कम हो गए. So do you think what could be the correct exit strategy for an investor? In reality, मेरे हिसाब से, and I'm going to say something that in some ways contradicts what I just said. See, the thing is, people's earning capacity is also has expanded. So if you ask me, you should not be looking to stop the SIP 2-3 years in advance just for the sake of it, because more likely than not, आपकी सेविंग्स जो आपके पोटेंशियल है वैसे भी आप दिस इज अ हैबिट राइट कि मैंने SIP 5,000 की चालू कर दिया. लेट्स अज्यूम फॉर एनी नॉर्मल पर्सन मेरे 1 लाख की टिपिकल मंथली सैलरी है. नाउ रियलिटी इज 5 साल के बाद होपफुली आपके सैलरी एक्चुअली 2 लाख है. सो वाई डिबेट कि वो 5,000 की SIP में अभी 2 साल के पहले बंद कर दूं कि नहीं. एक्चुअली यू शुड हैव मेड द 5,000 SIP 20,000 और 10-15,000 राइट. सो इनफैक्ट टू माई माइंड बोथ सिनेरियोस आर वैलिड. आपकी SIP की जो गोल्स की जो रिक्वायरमेंट थी जब वो हो रही है तो आप यू यूज इट, बट इक्वली आप SIP को Is it keeping pace with your own earning? Because आपकी goals भी change हो रही है ना. See, I'll be very frank with you. I'll tell you personally, नम्रता, I'm sure आपके लिए भी सही है. आपकी जो holiday की version 10 साल पहले थी कि मैं यहाँ जाऊंगा. Today, these are like, Phuket is like Goa, right? And actually people are like, मैं South America जाऊंगा. Fortunately, people are discovering the amazing things that India has to offer, right? So safaris, Ranthambore, and so many other wonderful. So my simple thing is that आपकी goals भी change होगी ना. आपका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ता है तो आपके अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल चेंजेस भी उसी के साथ आ जाते हैं विदाउट यू रियलाइजिंग इट. Okay, cool. So, Anthony ji, we were talking about the small and the mid-cap space. So, I just have a question around this क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि mid and small cap space has rebounded back, right? अभी हम देख रहे हैं कि at least कुछ जो quality stocks हैं, their performance is relatively better. So, आपको क्या लगता है कि mid cap and small cap as a segment bounce back हो चुका है या अभी भी हमें थोड़ा cautious रहना चाहिए about these two segments? So, Namrata, I can combine both the comments. Because it is bounced back, I would be more cautious, right? Because honestly, because as you know, I spend many hours meeting so many investors and clients. Interesting, जब मैं investor को 1 साल पहले मिलते थे, तो हर question was more positive than the other. Because हमें लगता है कि boss, what can go wrong? In the month of December, January, तो all questions started becoming negative. अरे यार, yes, it was very high valuation, we should have taken money off the table. One should not make the mistake कि वापस अभी dialogues are, can it get better, it's only better. The reality is small and mid caps are from valuation perspective मेरे लिए margin of safety या comfort much lower है. So I would make a judicious mix of large, small and mid. And मैं एक और example उदाहरण देता हूँ. लोगों को लगता है कि इंडिया की exciting opportunity सिर्फ small and mid cap में है. And without naming names, reality is that I'm not allowed to talk about specific stocks, but I'll give you examples, right? One of our largest engineering giants is now saying they're going to build multi-billion-dollar business in defense. I work for a group जिसका real estate, hospitality, defense, EV, etc., right? Large cap stock है. So point क्या है कि इंडिया की अपॉर्चुनिटी बढ़िया होने वाली है, बट डोंट गेट कैरिड अवे कि सिर्फ स्मॉल एंड मिड कैप में वो अमेजिंग आउटसाइज रिटर्न आएगी, कॉम्बिनेशन से आएगा. एंड गिवन वैल्यूएशंस वेयर दे आर, आई वुड से आई डोंट, मतलब जो स्मॉल कैप मिड कैप में जो बाउंस बैक हुआ है, दैट शुड, आई वुडंट यूज द वर्ड कॉशन, बट लाइक लास्ट टाइम डोंट गेट कैरिड अवे एंड अगेन कि आपकी पूरी SIP जो नए आप चालू करेंगे वो स्मॉल एंड मिड कैप में ही करोगे. माई सिंपल एडवाइस कंटिन्यूज टू बी, इट्स अ थका हुआ एडवाइस, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में SIP कीजिए और कुछ आपको लाइफ में नहीं चाहिए. I actually had a question for you around flexi cap and multi cap, लेकिन अब मैं नहीं पूछने वाली हूँ because I think you have spoken enough about flexi cap and multi cap. All right. So let me ask you this question. ये तो आप बहुत अच्छे से इसका definitely जवाब मुझे आप for sure you'll give me an answer कि आप at Mahindra Manulife, what is your stock picking strategy, right? तो जब आप अपने funds को देखते हैं, especially your equity funds, so my first question is कि do you have the same strategy for all categories? Like, is there an overarching strategy? या फिर हर fund का आपका strategy अलग होता है? Well, I would put it 3 levels. One is we have an overarching philosophy. We call it GCMV, which is very simple. I like to build a business. I would like to buy a business that is growing. I like to buy a business that is growing, run by a management that has vision, has execution capability. I like to buy a business that is actually
results are shown in their cash flows and not book profits, and eventually I have to buy it at a reasonable price, right? So growth management, cash flow valuation, that's the overarching philosophy. Having said that, we have long believed that we don't want to be one trick pony. मतलब या तो महिंद्रा मैन्युलिफ के हर फंड अच्छे कर रहे हैं या हर फंड अच्छे नहीं कर रहे. And आपने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था on style. So some of our senior portfolio managers have slightly different styles. They are more growth oriented, but we don't put a rubber stamp on them saying ये नहीं ये आप मत कीजिए beyond a point. We allow them to express their individuality. And the third level is sometimes it is linked to the objective of the fund, right? Because if it's a value fund, then thoda value investing style hoga. So if I give you an example, Namrata ji, and I like to give these parallel examples because I find it easier. Right? आप कोई cricket team देखिए, top 5 batsmen. Idea is that, all of them have their own individual talents, right? KL Rahul bats a particular way, Shubman Gill bats a particular way, Kohli ji bats a particular way. They all are very good at what they do, but they don't bat the same identical style. And sometimes you need a combination all over that. So I would say apna Mahindra Manulife is a bit like that. We have 5 or 6 batsmen. We believe all are good batsmen, but some are more attacking, some are more defensive, some are more measured, and that's the way we work. Okay. So, just adding on to the question, क्या आपका जो क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछते हैं कि मान लीजिए कोई इक्विटी फंड अच्छा नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो व्हाट इज योर टर्न अराउंड अप्रोच? तो आप क्या करते हैं? लाइक इज देयर एनी टर्न अराउंड अप्रोच की दिस इज व्हाट वी विल डू? No, there is no turnaround approach. And this will sound like a controversial answer. I'll tell you why. मेरे हिसाब से there is a need to look at the portfolio with a critical gaze when you are doing well and when you are not doing well also. So our approach of review is every month investment committee sits, looks at every fund, every strategy, attribution analysis देखते हैं. सिर्फ bad time जब return खराब आ रही है, not that way. Because sometimes, see, there is also a matter. What is it? It's growth management, cash flow valuation, and one more fifth factor. लक, राइट? सब चीज हमारे स्किल के ऊपर नहीं है, लक के हिसाब से है. सो समटाइम्स व्हाट मे हैपन इज योर फंड इज नॉट डूइंग वेल, बट द कन्विक्शन, द आइडियाज बिहाइंड द पोर्टफोलियो मे बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अदर फंड मे हैव डन वेल बिकॉज सम ऑफ योर होल्डिंग्स हैव जस्ट डन अमेजिंगली वेल बिकॉज मार्केट्स आर फ्लाइंग. सो टू माई माइंड, रिव्यू शुड नेवर बी पार्ट ऑफ द DNA ओनली व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल. आई कैन कमिट टू ऑल योर इन्वेस्टर्स, हमारा रिव्यू मंथली होता है. भले फॉर मी, I am only as good as my NAV yesterday, right? My NAV yesterday represents every stock in the portfolio at yesterday's price. So I cannot be caught up with कि नहीं ये तो मैंने it's a multi-bagger, so it should be there, and ये loss making. Every day is a new day. Therefore, to my mind, my response is, at least as a firm, we are very clear. Review or introspection part of DNA होना चाहिए, not only when things are going bad. Wonderful. Okay. And I know you also said कि investment styles, it's very difficult to gauge, but tell us कि आपके जो अलग-अलग equity funds होते हैं, so how do investment styles play a role in picking stocks? तो अलग फंड्स के लिए क्या अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने, बिकॉज फ्रैंकली एज अ फर्म, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वी हैव टू हैव वन DNA, राइट? देयर हैज टू बी वन पर्टिकुलर अप्रोच. सो आई विल से दैट वी आर जनरली ग्रोथ इन्वेस्टर्स, राइट? एंड वी आर जनरली वी आर कॉन्शियस अबाउट valuation. We are more conscious about valuation than the average growth oriented investor. So that's our broad style. Now within that there are adaptations that are there, but I would say those are adaptations at the margin. Because honestly अगर मैं आपको कहूँ नहीं मेरा ये 2 funds growth style है, मेरा ये 2 value style है, मेरा ये fund manager ये fund growth से चलाता है value. अभी आप ये सोचिए, वो फंड मैनेजर का जस्ट थिंक डे इन लाइफ ऑफ फंड मैनेजर. क्या मैं फर्स्ट 1 आवर लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो में देखूंगा एंड आई विल स्टार्ट लुकिंग एट इट वेरी पॉजिटिवली कि लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छा है, then I am the same human being. Suddenly मैं small cap fund का investment कर रहा हूँ and for last 1 hour I was thinking very good things about. So it doesn't work like that, right? You just have to have a common approach is what the way we look at it. So we are a growth style house, but हम valuation conscious है more than the average growth investor. Okay, wonderful. So just one last question, Anthony ji, and I think we like to ask all our speakers this question because I do believe कि अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख पाएं तो शायद हम वो गलतियां ना रिपीट करें.
So please tell us कि in the last 3 decades of investing आपके क्या learnings रहे हैं and what are some of the mistakes that you've made जिससे शायद हम कुछ सीख पाए. It's going to sound very funny. I wish I listened to myself. That is the biggest learning. मैंने दूसरों को बहुत ज्ञान दिया है कि आपको ये करना चाहिए, अर्ली इन्वेस्ट करना चाहिए, पेशेंस दिखना चाहिए. मेरा बिगेस्ट लर्निंग इज अगर मैं देखूंगा कि डिड आई फॉलो माई ओन वॉक द टॉक, द आंसर इज हैंड ऑन हार्ट, आई विश आई हैड डन मोर. सो आई वुड से सम ऑफ द क्लियर लर्निंग्स इज दैट सी इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली ना in your journey, in your career, there is very little anybody in their 40s can do to overtake you. So that is learning number one, that starting early, whether it is whatever amount, जो भी हो, छोटा से हो, जो भी हो, it is a massive value add. I've learned this to my मतलब मैंने फर्स्ट 10 years में मैंने कोई सिप करी ही नहीं. एंड आई थिंक बैक एंड देर आर सम 1 or 2 इन्वेस्टमेंट्स आई मेड. You know, back in those days, we used to do this ELSS ना, मतलब you know, you did not get paid that much salary, तो वो 10,000 in an ELSS fund काफी material होता था. And over time, I don't want to sound arrogant, but I don't invest 10,000 rupees nowadays ना. So, but 1 or 2 of those funds are still there. And I look at the returns and I'm like, my God, how I wish I had done this with some of the other investment. But other investment में मैंने IQ लगा दिया. अरे यार मार्केट तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, सो आई मस्ट टेक सम मनी ऑफ द टेबल. सो दैट इज द सेकंड लर्निंग कि ट्राई एंड बी एज इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म एज पॉसिबल. इफ यू डोंट नीड द मनी, डोंट टेक इट आउट. थर्ड लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, equity is not the only asset class. Just because I believe many investors, including first time investors, may be making this mistake. उनको लगता है कि equity सिर्फ एक ही, मतलब वो staircase सिर्फ ऊपर जाता है. लेकिन याद रखिए कि जो staircase आप यूज करते हो ऊपर जाने के लिए, वही staircase से आप नीचे भी आ सकते हो. राइट? staircase वैसा one way staircase अभी तक बना नहीं है लाइफ में. राइट? हर एलिवेटर, एस्केलेटर जो है, एस्केलेटर में भी देयर इज अ सेपरेट एस्केलेटर टू कम डाउन, बट देयर इज वन. सो माय सिंपल एडवाइस वुड बी, एंड दिस इज अ न्यू थिंग आई एम स्पीकिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन, मल्टी एसेट फंड देखना चाहिए. बिकॉज फिक्स्ड इनकम की रोल होगी आपकी लाइफ में, गोल्ड और कमोडिटी की रोल होगी. सो डू नॉट ग्रो अप थिंकिंग कि बॉस मैंने इक्विटी इन्वेस्ट किया, 80-90% माई पोर्टफोलियो है. माई सिंपल advice finally would be, what will you do that will make you sleep well in the night every day and 15-20 years later will make you feel very good about yourself and for your family. To my mind it is principally equity investing, but it's also a bit of balance. ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ equity one way story है. Some amount of fixed income and gold as maybe a multi asset fund is required, is what I would believe is my final comment. Okay. Yeah, I mean, you know, it is important for all the investors to understand कि हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना हमें शायद कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, जो ऑब्वियसली जितना लेट आप शुरू करेंगे you will not get that kind of benefit, and I think that's absolutely correct. So just one last thing, and I think a lot of our viewers would like to know, आपकी कौन सी फेवरेट बुक रही है, या फिर is there any specific learning material जो आप पढ़ते हैं which helps you become a better investor? कोई book recommendations, podcast recommendations, anything? Podcast, by the way, I don't read a lot of books. I believe this, you know, I read a lot about markets, and to me those experiences are a little more influential. I am a massive sports fan. I've learned so much about investing from the world of sports. I think मतलब बहुत सारे parallels है. But if there is a book I would recommend, maybe Rich Dad Poor Dad is a book that is useful. I'll recommend, it's a strange podcast. There's a gentleman called Nikolai Tangen. He is actually the CEO of Norges Bank. Norges is the largest sovereign wealth fund in the world. And because of that, he does podcasts and his guests are wonderful. I mean, to give you perspective on his guests, there are people like Elon Musk, people like James Gorman, the CEO of Morgan Stanley. He interviews CEOs from GlaxoSmithKline, from the world of AI, from the world of EV. I just find it fascinating to listen to some of these massive, talented, successful leaders talk about it, and they talk in a very, very, shall I say, one-to-one way with Nikolai Tangen. So that is one podcast I would definitely recommend. Okay, sure. Thank you so much, Anthony Ji. I think it was a wonderful, wonderful conversation. And thank you so much for coming on our show for the first time. I'm sure हमारे viewers को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. So thank you so much for your time. Thank you, Namrata. Thank you. It's an honor and a pleasure to be on this platform with you. Likewise. Thank you. Take care, sir. Thank you. Bye-bye. Yeah. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Anthony. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next episode. तो जल्दी से जो भी हमने उनके साथ points discuss किए, मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. So
सबसे पहले हमने मिस्टर एंथनी से ये पूछा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट किया है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फिर जब मार्केट करेक्शन हुआ इज व्हेन दे स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग. सो मिस्टर एंथनी सेज कि आइडियली अगर हम इन्वेस्टर्स के बारे में सोचे तो हमें ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स. तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपको सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए एंड यू शुड ओनली हैव अ डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी. ही सेज कि आइडियली हमारे पोर्टफोलियो में 80% फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग 20% है दैट कुड बी योर स्मॉल कैप, थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स. फिर हमने मिस्टर एंथनी से पूछा कि हाउ इंपॉर्टेंट आर इमोशंस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग. तो मिस्टर एंथनी सेज कि जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है टू क्रिएटिंग वेल्थ फॉर योरसेल्फ इज स्टेइंग इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. ही सेज कि आपको पेशेंट रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, और जो भी मार्केट नॉइज है उसको अवॉइड करना चाहिए. एंड आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं इफ यू गेन मोर फाइनेंशियल नॉलेज अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स. फिर हमने मिस्टर एंथनी से पूछा कि SIP को रोकने का सही समय क्या है. एंड मिस्टर एंथनी सेज कि आइडियली अगर आपने एक SIP एक फाइनेंशियल गोल के लिए करी है और वो फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा है, तब आप अपनी SIP को रोक सकते हैं. ही ऑल्सो सेज कि अगर आपकी स्मॉल कैप फंड्स में SIP है तो आप उसको थोड़ा लार्ज कैप फंड्स में या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं. एंड ही ऑल्सो सेज कि अगर आपने एक कुछ लोन लिया है और आपका EMI बर्डन बढ़ गया है, तब आप अपना SIP अमाउंट थोड़ा कम कर सकते हैं टू पे ऑफ योर डेट्स. फिर हमने ये डिस्कस किया कि मिड और स्मॉल कैप स्पेस अब बाउंस बैक कर रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स वापस इन कैटेगरीज को चेज कर रहे हैं. तो मिस्टर एंथनी सेज कि मिड और स्मॉल कैप सिर्फ दैट्स नॉट द ओनली कैटेगरी जहाँ पे आपको एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आपको लार्ज कैप स्पेस में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. सो यू शुड नॉट चेज रिटर्न्स ओनली फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करनी चाहिए. फिर अंत में हमने मिस्टर एंथनी से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स. एंड मिस्टर एंथनी सेज कि द फर्स्ट लर्निंग दैट ही हैड वाज कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए. वी शुड नॉट डिले. अगर हम 20s में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, विल बी मच बेटर ऑफ. सो ही सेज कि आपको सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहिए एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. ही ऑल्सो सेज कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. वी शुड डाइवर्सिफाई आवर रिस्क अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस. तो आइडियली आपको थोड़ा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई डू होप ऑल ऑफ you had a wonderful learning experience. Thank you so much for watching this video. Please do like it, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.